अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत की, जिसने चीन की सरहद पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है और दिल्ली की तरफ से यहां क्रूज मिसाइल, तोपखाने और इसराइली साख्त के ड्रोन नस्ब कर दिए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान यहाँ झड़पें भी हो चुकी हैं और मुज़ाकरात के कई अदवार नाकाम हो चुके हैं। ये मामला क्या है, भारत और चीन के दरमियान ये सारी सूरत हाल शुरू कब से हुई थी और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है समोसा के एक रिपोर्ट में। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे पास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो बात कर रहे होंगे, अपना तज्जिया शेयर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। हिमालय की दामन में चीन और भारत के दरमियान झड़पों के बाद मकार हिंदुस्तान ने चीन की सरहद पर अपने दिफा को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। चीन भारत सरहद दोनों ममालिक के माबैन तवील अरसे से तनाज़ा का शिकार है। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक भारत ने चीन की सरहद पर अपनी दिफाही सलाहियत में इजाफा करने के लिए क्रूज मिसाइल, अमरीकी साख्ता शनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और इसराइली साख्ता ड्रोन के निजाम को यहाँ नस्ब कर दिया है। भारत की तरफ से लद्दाख और तिब्बत के करीब सुरंगों की तामीर भी जारी है। हिंदुस्तानी फौज के एहलकार ने आलमी खबरी इदारे को बताया है कि फौजी इंजीनियर सतह समुंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रहे हैं, जो अगले साल तक मुकम्मल होने का इम्कान है, ताकि इस इलाके को जनूब की तरफ से मजीद रास्तों से मुंसलिक किया जा सके। इस मंसूबे के डायरेक्टर ने कहा है कि इन सुरंगों की तामीर से तवांग के मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हर मौसम में राबता मुमकिन हो सकेगा और इस तरह का एक मंसूबा लद्दाख में जोजिला पहाड़ी दरे के चट्टानी खित्तों के नीचे चल रहा है। रियासत अरुणाचल प्रदेश हिमालय और तिब्बत से जुड़ी हुई है और यहाँ इसके शुमाली हमसायों की तरह बुद्ध कल्चर मौजूद है। तिब्बत से 1959 में चीन के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा भारत में मुकीम है। चीन भी अरुणाचल प्रदेश की मलकियत का दावेदार है और उसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। चीन ने यहाँ बुद्धिस्ट रहनुमा की तरफ से होने वाली बगावत के 3 साल के अंदर इसके बहुत सारे इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया था। जून 2020 में इसी सरहद पर चीन और भारत की फौजों में होने वाली झड़पों में 20 भारतीय फौजी और 4 चीनी फौजी हलाक हो गए थे। इन झड़पों के बाद से चीन सरहद भारत पर फौज का बड़ा इज्तिमा है। भारत ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए यहाँ भारी तादाद में असला जमा कर रखा है। गुज़िश्ता 17 माह से इसी सरहद पर कशीदगी है और दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को कम करने के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के मुतअद्दिद अदवार नाकाम हो चुके हैं। बहुत सारे मुज़ाकरात के अदवार हो चुके हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम नाकाम हुए हैं। कुछ बात बन नहीं पा रही है दोनों ममालिक के दरमियान और अब हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से कुछ इकदाम लिए गए हैं। यहाँ चाइना के बॉर्डर के साथ साथ इस सरहद के साथ साथ सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। सिचुएशन क्या है, क्यों है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। जी वासना। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने तज्जिए के लिए अपने वक्त निकाला। हुमायूं साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि क्या वजह है, क्यों ये बार बार सरहदी तनाज़ा जो है ये दोनों ममालिक के दरमियान खड़ा हो जाता है, और ये असल में शुरू कब से हुआ था? बैकग्राउंड में चाहूँगी कि आप इसका थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और अभी जो इस रिपोर्ट में हम बता रहे थे कि बहुत सारे अदवार हुए हैं, अदवार नाकाम हो रहे हैं मुज़ाकरात के, इसकी क्या वजह, क्यों ये डेडलॉक है दोनों में? ये जिस तरह अभी इंट्रोडक्शन में एक वीडियो थी जिसमें ये बताया गया था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है ना उनके ताल्लुकात ख़राब रहे, तो इसका स्टार्ट जो होता है 1962 की वॉर से होता है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान में हुई। और वहाँ से जो है इनके हालात कशीदा होने शुरू हुए और फिर उसके बाद चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो एक बहुत बड़ा वजह थी इंडिया के और चीन के ताल्लुकात की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त बनना शुरू हो गए। ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो हम हर मौके पे बताते हैं, हायर देन माउंटेन, डीपर देन हिमालयाज़ का जो जिक्र होता है, सॉरी एग्जैक्टली, तो उसमें जो है ना डीपर देन दी ओशंस का जो जिक्र है, उसकी वजह से चीन और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे। 1993 के अंदर इनकी एक आपस में एक पीस ट्रीटी होती है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का होता है। उसके बाद से हालात जो हैं वो बेहतर थे और उस ट्रीटी की वजह से जो है चाइना की जो वेस्टर्न कमांड और इंडिया के ये जो इलाके हैं जिसमें अब लद्दाख भी शामिल है, डोकलाम है और बहुत, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बॉर्डर है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से ये LAC की कहा जाता है, तो वहाँ पे जो झड़पें थी वो कम हो गई।
उस वक्त से लेके अब तक, और फिर जो डोकलाम का वाक़या हुआ 2015-16 के बाद, जी। वहाँ से हालात ख़राब होते हैं। और फिर अभी पिछले साल हमने जो देखा, जो इनकी आपस में झड़कें हुई जिसका जिक्र भी किया गया, तो तब से ये हालात ख़राब है। और उस दौरान जो इनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, तो कोई 13 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं अभी तक, और वो तकरीबन अब जो 13वीं थी वो नाकाम हुई, लेकिन उसकी वजह से कुछ डिसएंगेजमेंट हुई। वो जो एग्रीमेंट 1993 का था, वो एग्रीमेंट ये कहता था कि इन्होंने आपस में अपने बॉर्डर्स पे कितनी फ़ौजें रखनी हैं, कितना असला रखना है और क्या क्या रखना था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने इनकर्जन की चाइना की टेरिटरी के अंदर, तो मेरा ख्याल है इफेक्टिवली वो एग्रीमेंट अब बिल्कुल नहीं चल रहा, और अब जो टॉक्स हो रही हैं वो तकरीबन फेलियर की तरफ ही जा रही हैं। सही है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है, क्यों तनाज़ा है, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें तो डिटेल में आपने शेयर की। हुमायूं खान साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि मुस्तकबिल क्या है, ख़ास तौर पर अभी ये जो क्रूज़ मिसाइल, तोपखाने और इजरायली साथ के जो ड्रोन नस्ब किए गए हैं भारत की जानिब से, ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, फ्यूचर क्या है इन दोनों ममालिक के दरमियान इस कशीदगी को लेकर? हुमायूं साहब, इसकी जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसमें इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, और उसको मुख्तलिफ पैराए में देखना है। इसकी दो जो है ना टेंजेंट है। एक ये है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप को अगर देखा जाए, तो जो थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस है वो यही बताती है कि चीन के और इंडिया के ताल्लुकात 2021 की मैं समाई आपको बताऊं, उसमें तकरीबन 60 से 62-63% चाइना की एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ी, और इंडिया की एक्सपोर्ट चाइना के अंदर बढ़ी। और इस वक्त दोनों जो है एक दूसरे के $100 बिलियन प्लस की जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ट्रेड तो एक अपनी तरफ जारी है। दूसरी तरफ आपको अगर इसको ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में देखें, तो उस सेंस में इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो साउथ एशिया के पूरे खिते के अंदर उसने अमेरिका के साथ दोस्ती बना ली, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, और बाकी हर मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। तो उस सेंस में ये देखा जाए तो ये जो है ना एक बहुत डिफरेंट किस्म की, कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन हो रही है। और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त जो है ये लग यही रहा है कि ये जो है ज़ीरो सम गेम का जो है वक्त आने वाला है, जिसमें इंडिया को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो आया चीन के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, और मैं इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ उसने अमेरिका के साथ क्वाड का भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, और उसकी वजह से उसकी टोटल जो एफर्ट है, जो अमेरिका की पॉलिसी है जिसको एशिया पिवट पॉलिसी कहते हैं, उसमें भी वो अमेरिका का एक पार्टनर बन के चीन के खिलाफ कर रहा है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और मेरा ख्याल है इंडिया क्योंकि बड़े अरसे से जो है ना इस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहा था कि तमाम बड़ी ताकतों के साथ वो अपने आप को मिला के कोशिश करता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वक्त आने वाला है जिसमें उसको एक पावर को चूज़ करना पड़ेगा, और उससे खिते में जो है एक आर्म रेस बनेगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया के अपने तमाम नेबर्स के साथ जो है ना आइदर ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, या वाटर डिस्प्यूट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाज़ा भारत का खित्ते के बहुत सारे ममालिक पे चल रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया हुमायूं खान साहब, लेकिन ये कह दीजिएगा, ये फरमा दीजिएगा कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उन पर किस तरह से इन दोनों का जो आपस का तनाज़ा है वो असरअंदाज हो सकता है। चलें, भारत तो जिसके साथ जो कर रहा है वो तो खुद निमट लेंगे, निमटने की कोशिशें भी कर रहे हैं, ये जो नहीं भी निमट पा रहा है वो उस चीज़ को समझता है। चीन के साथ ये जो तनाज़ा है ये उनको दीगर ममालिक को कैसे मुतासर कर सकता है? खास तौर पे मैं चाहूँगी पाकिस्तान के हवाले से भी बात कीजिएगा। देखें जी, पाकिस्तान का तो बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। हम चीन के बहुत पुराने पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और उसके अलावा जिस दोस्ती का जिक्र किया वो दुनिया में एक चंद ही मिसालें हैं जो इस दोस्ती की दी जाती हैं। इस सेंस में अब ये देखना है कि हमने अपनी क्लियर कट डायरेक्शन चीन के साथ कर दी है, हर मौके पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम दलाई लामा का जिसका जिक्र किया इंट्रोडक्शन में उसको हम नहीं मानते, वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल को नहीं मानते। हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं जिसका सीपैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा चीन के अगर उसके बाकी नेबर्स का देखें तो भूटान और चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं, बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, नेपाल और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का चीन ने प्रोजेक्ट किया था उसमें तमाम मुल्कों ने चीन का साथ दे रहे हैं, एक्सेप्ट इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जो कि ना तो सीपैक के अंदर शामिल होता है ना बेल्ट एंड रोड के किसी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होता है। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे तमाम नेबर्स के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा नेबर्स के साथ तो आइंदा आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं, लेकिन ये भारत और चीन के दरमियान तो अभी बहुत ज़्यादा कशीदगी दिखाई दे रही है ना, ख़ास तौर पर ये जो इक़दाम भारत की जानिब से भी किए गए हैं रिसेंटली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। मुझे ये बता दीजिएगा कि कहीं कोई इम्कान है, कोई चांसेस नज़र आते हैं आपको कि दोनों चाइना भी ये समझे, भारत भी ये समझे कि नहीं
मुज़ाकरात से चीज़ें हल हो सकती हैं, ये ड्रोन्स नस्ब करने की और बहुत सारी ये सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई सरहद पर मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए तो मामला सुलझ सकते हैं। हुमायूं साहब जी बिल्कुल, इसमें वो अंग्रेज़ी में कहा जाता है टेक्स टू टू टैंगो। तो इसमें यह है कि चीन की तरफ से तो बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं जिसमें वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। तजारत का मैंने जिक्र किया कि बहुत मैसिव लेवल पे हो रही है। अगर आप चीन की इंडिया की तरफ चले जाएं तो वो उनकी कभी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है, कभी एम्बार्गोज लगा देता है उनकी, और उसके साथ उसने जो अपना अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक रवैया रखा है, उसकी वजह से ये हालात और ख़राब हो रहे हैं। अब इसमें हो क्या सकता है कि निगोसिएशन हो। निगोसिएशन में चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से उसका जवाब, वो क्वाड के अंदर शामिल हो गए, यूएन जनरल असेंबली के अंदर वो गए, तो वो क्वाड के उस एग्रीमेंट के अंदर भी बैठे। उसके बाद अमेरिका और ऐसी कोशिशें कर रहा है जिसमें वो ऑकस के अंदर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका और इंडिया मिल के खित्ते के अंदर शायद और इंस्टेबिलिटी पैदा करें, और उसमें इंडिया का बहुत नेगेटिव रोल होगा। होना क्या चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट अगर इस वक्त है और उसमें कुछ सेन एलिमेंट्स हैं, तो वो ये चाहेंगे कि निगोसिएशन हो, आपस में राब्ते रहें, कम्युनिकेशन बहाल हो, और ये जो इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं उसको कम करें। तो मेरा ख्याल है ये अब बॉल इज़ इन द इंडियन कोर्ट कि वो फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है जी, ऐसी ऑफर्स जहाँ जहाँ भी भारत के तनाज़ात जिन जिन ममालिक के साथ भी चल रहे हैं की गई हैं। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ऑफ़र किए, लेकिन भारत ने कभी उसको संजीदा नहीं लिया था। अब चाइना भी एफर्ट्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऑफर्स भी कर रहा है, लेकिन उसको भी भारत हमेशा की तरह हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो की जा रही है, जो होनी चाहिए उस पर भारत कुछ सोचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल हुमायूं खान साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, हमारे गेस्ट बने, मेहमान बने, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और जी, जब चाइना की बात हो रही होती है तो एक और मुल्क जो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता हुआ दिखाई देता है चीन का मुकाबला करने के लिए, वो अमेरिका है। तो अभी हमें शो में आगे चलकर अमेरिका ही की बात करनी है। खबर हमारे पास वहाँ से ये आ रही है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कानूनी टीम है वो वफाकी अदालत में समाअत के दौरान अपने दलाइल में तहकीकाती कमेटी को कागजात न देने की इस्तदा करेगी और इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर इसरार करेगी, जबकि बाइडेन इंतज़ामिया और जस्टिस डिपार्टमेंट इन कागजात को जारी करने का कह चुके हैं। क्या है ऐसा इन कागजात के अंदर, क्यों बाइडेन इंतज़ामिया ये कहती है कि सबके सामने आने चाहिए, क्यों ट्रंप और उनकी टीम ये चाहती है कि कागजात छुपा लिए जाएं? पहले तो ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत के आखिरी दिनों में इनके हामियों ने कैपिटल हिल में हंगामा राय करते हुए धावा बोल दिया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक हुकूमत ने 6 जनवरी 2021 को होने वाले फसादात के हवाले से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिसके जिम्मे इन फसादात की मंसूबाबंदी और महरिकात को खोजने का काम लगाया गया है। इस तहकीकाती कमेटी ने हुकूमत से दरखास्त की है कि ट्रंप दौर के आखिरी दिनों में इनके जारी शुदा अहकामात और इस वाक़े के हवाले से होने वाली इब्तिदाई तहकीकात के दस्तावेजात कमेटी के हवाले किए जाएं, जबकि साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी कानूनी टीम इस पर इसरार कर रही है कि ये कागजात तहकीकाती कमेटी के हवाले न किए जाएं, क्योंकि इन कागजात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आज विफाकी अदालत में होने वाली समाअत में साबिक सदर की कानूनी टीम अपने दलाइल में अदालत से यही इस्तदा करेगी। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन दस्तावेजात के कानूनी इस्तेका के तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तरद करते हुए नेशनल आर्काइव को कहा है कि ये कागजात कमेटी के हवाले किए जाएं। गुज़िश्ता महीने साबिक सदर ट्रंप ने तहकीकाती कमेटी के खिलाफ मुकदमा करते हुए कमेटी के इन कागजात तक रसाई को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि कमेटी ने गवाही के लिए ट्रंप के मुशीरों को भी कमेटी के सामने तलबी के नोटिस जारी कर रखे हैं। साबिक सदर की तरफ से कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए जाने वाले मुकदमे में कहा गया है कि ईवान नुमाइंदगान की कमेटी ने जो रिकॉर्ड मांगा है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसे इंतजामी इस्तेकाक भी कहा जाता है, जो व्हाइट हाउस के बाज़ राब्तों को खुफिया रखने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कैपिटल हिल हंगामा आराई के हवाले से तहकीकाती कमेटी ने फसादात की मंसूबाबंदी, महरिकात, मकासद और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इनमें किरदार की तहकीकात करनी है। बिल्कुल जी, ये दस्तावेज़ात हैं, ये वो पेपर्स हैं जिन्हें बाइडेन इंतज़ामिया ये कहती है कि 6 जनवरी को जो कुछ हुआ था वो इन्हीं पेपर्स के अंदर पोशीदा है। क्यों हुआ था इसका जवाब भी मिल सकता है। तो ये पेपर्स जो हैं ये अदालत में पेश किए जाने चाहिए, लेकिन
ट्रंप इंतज़ामिया का ट्रंप के जो वकला हैं वो सब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी नहीं, ये जो हैं इनको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इन पेपर्स पर और इनको मज़ीद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। ये पेपर्स जो हैं ये हरगिज़ भी अदालत में इस कानूनी कार्रवाई के अंदर पेश नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अमेरिकी हुकूमत को लेकर उसमें अफशा होने का ख़तरा मौजूद है। लेट्स सी क्या फ़ैसला किया जाता है अदालत में जब समाअत होती है उस दौरान। लेकिन अभी तो आपको यही बता रहे हैं हम कि इस्तदा यही की जाएगी। उनके लॉयर्स भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया पे इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि ये पेपर सामने आने चाहिए नहीं आने चाहिए। 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस पर जो हमला हुआ था उस दौरान क्या हुआ था, बहुत सारी जगहों पर इसकी लाइव कवरेज भी मौजूद थी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अंदर यहाँ पर हमला आवर जो है घुस गए थे। इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि साबिक सदर जो हैं ट्रंप, उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को उकसाया था। उन्होंने कहा था कि जी आप बाहर निकलें, बाइडेन इंतज़ामिया जो कुछ कर रही है, जो कुछ इंतखाबात को लेकर किया जा रहा है, आपको उस पर खामोश अपने घरों में नहीं बैठे रहना चाहिए, टीवी पे बैठ के तमाशा नहीं देखना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर, यही इल्ज़ाम है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उनके उकसाने के ऊपर 6 जनवरी को ये लोग बाहर निकले थे और इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस पर हमला कर दिया था। इस हमले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और ये जो नुकसान हुआ है इसकी सरासर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो साबिक सदर ट्रंप पर आयद होती है। और अब जो तहकीकाती कमेटी है उसने जो कागजात मांगे हैं इस हवाले से, जो उस दिन हुआ, जो जहाँ से जो बातें सामने आई, ये कहा यह जा रहा है साबिक सदर की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से, कि वो कागजात जो हैं वो तहकीकाती कमेटी को हम किसी तौर नहीं दे सकते हैं। जबकि तहकीकाती कमेटी का ये कहना है कि ये कागजात उन्हें हर हाल में चाहिए ताकि वो कानून के मुताबिक जो भी ये केस चल रहा है इसको आगे बढ़ा सकें। उसके लिए इन पेपर्स तक उनकी रसाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब असल जंग जो छिड़ चुकी है वो इन पेपर्स को लेकर छिड़ चुकी है। इन पेपर्स में ऐसा क्या है, इन पेपर्स में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिससे ट्रंप और उनकी जो कानूनी टीम है वो खौफज़दा हैं, और इन पेपर्स में फिर ऐसा क्या है जो बाइडेन इंतज़ामिया और जस्टिस डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि इन कागजात को फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। हम कोशिश करेंगे। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अमेरिका से रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के, हमारा साथ दे सकें, हमें ज्वाइन कर सकें और हमें इस मामले पर आगाह कर सकें। अभी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जी साजिद तारड़ साहब, अमेरिका से चेयरमैन हैं मुस्लिम ऑफ अमेरिका के और जी एडवाइज़र भी रहे हैं। आपको बताएं कि ट्रंप के लिए जब ये कैंपेन चलाई जा रही थी इलेक्शन के दौरान, साजिद तारड़ साहब से जानते हैं कि जी रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। साजिद तारड़ साहब आप हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद हैं। साजिद साहब, क्या है ऐसा इन पेपर्स के अंदर? बाइडेन इंतज़ामिया ये कह रही है, जस्टिस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि नहीं ये पेपर्स दिए जाने चाहिए, सामने रखे जाने चाहिए। ट्रंप और उनके हामी जो हैं, यकीनन आप भी यही समझ होंगे कि पेपर्स नहीं देने चाहिए, इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। मैटर क्या है, मामला क्या है साजिद साहब? मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त क्या, इनका माइंडसेट क्या है, पिछले दिनों में क्या कर रहे थे, इलेक्शन में क्या हुआ है, आजकल क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप सब 4 साल प्रेसिडेंट थे, सबसे पहला इनका डेमोक्रेट पार्टी का एलिगेशन था कि रशियन कोलिजन, कि रशिया ने इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस किया था। 2 साल इन्होंने उसके ऊपर कौन का पैसा और टाइम जाया किया। उसके बाद इन्होंने यूक्रेन का इशू बनाया, इम्पीचमेंट शुरू की, उसमें से कुछ नहीं निकला। उसके बाद ये हुआ जब इलेक्शन हुए, आधा अमेरिका इस वक्त समझता है कि इलेक्शन उनसे चोरी किए गए हैं। इस वक्त जो बाइडेन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल अमेरिका। 8 महीने के अपने टाइम के अंदर जिस बुरे तरीके से ये कल वर्जीनिया में हारे हैं, कौम ने बताया है कि they don't trust them, we are not ready for socialism। अब बिल्कुल उसी तरीके से मैं छोटा इसका बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा कि 6 जनवरी को इशू बनाया जाता है इस वजह से कि ट्रंप के नाम से ये खाइफ हैं, ये इनको खौफ है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाएंगे। अब इसी जगह पे अगर आपने 6 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी की चीजों को अगर डिस्कस करना है तो फिर इंतीफा का और ब्लैक लाइव मैटर का जो व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक था तो उसका भी डिस्कस करना बनता है, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अब ये 6 जनवरी से निकालना क्या चाहते हैं, ये एक तो कॉल लिस्ट उस दिन की कि प्रेसिडेंट साहब किन से बातें करते रहे हैं, किनको कॉलें करते रहे हैं, उसके बारे में देखना चाहते हैं। और एक सियासी सर्कस है इस वक्त जो अमेरिका के अंदर। आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही, क्लियर आवाज सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बस ये फरमा दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि साबिक सदर ने किससे बातें की थी, क्या अहकाम जारी किए थे, क्या गुफ्तगू हुई थी। तो अगर आपको लगता है कि जी ट्रंप ने तो कोई ऐसी बात नहीं की है जो काबिल मजम्मत हो या काबिल गिरफ्त हो,
तो फिर क्या इशू है ऐसे इन पेपर्स को जारी करने में, डॉक्यूमेंट्स को जारी करने में साजिद वो दे साहब? आएगा, मैं गारंटी करता हूँ कुछ भी नहीं निकलना उसमें से। मैं आपको गारंटी करता हूँ पिछले 4 साल जो 2 साल ये करते रहे इम्पीचमेंट, उसमें से क्या निकला था जो आज निकलेगा। और अगर निकल भी आया तो ये कर क्या लेंगे, अपनी बातें तो करते नहीं है। अफगानिस्तान से जो शर्मिंदगी है उसको छुपाना, इमिग्रेशन के इश्यूज, बॉर्डर पे जो चल रहा है, जो महंगाई है कंट्री के अंदर, जो स्कूलों के अंदर, और सोशलिस्ट एजेंडा, ये सारी डिफेंडिंग पुलिस, ये सारी चीजें छुपाने के लिए 6 जनवरी का एक इनको टॉपिक मिला है। लेकिन इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा, आप देख लेंगे आने वाले दिनों में। आई गारंटी यू दैट। आई हैव बीन रिपब्लिकन, आई हैव बीन पॉलिटिकल वर्कर ऑल ऑफ माय लाइफ। मैं गारंटी करता हूँ इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और इसके बाद कोई और इशू निकालेंगे ये। साजिद साहब, कहना उनका ये है बाइडेन इंतज़ामिया का, जस्टिस डिपार्टमेंट का, कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, ये सारी चीज़ें दे देते हैं जिसके लिए वो ज़िद कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं कि जी इसको पब्लिक किया जाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, तो फिर वो ये समझते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ निकल सकता है। और उनका कहना ये है कि आपको, यानी चलें साबिक सदर को कह लीजिए, उनके हामियों को ये डर है कि इसमें से कुछ निकल आएगा, सारा मलबा उनके ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए वो ये पेपर्स नहीं दे रहे हैं। ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताएं, फिर दे दें साजिद साहब, जब ऐसी बात नहीं है तो फिर मसला क्या है? मैं समझता हूँ कि बल्कि डेमोक्रेट पार्टी दे रही है इस वक्त। बाइडेन साहब वो दे रहे हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट दे रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपनी उनको इम्प्यूनिटी होती है, उनको चीजें, ये कैसे प्रेसिडेंट सेंड कर रहे, बना रहे हैं, कल कोई अपने इनके गले पड़ेंगी चीजें। देखिए, व्हाइट हाउस या दूसरा प्रोटोकॉल सारा कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कैंसल कल्चर जहाँ पे हो रहा है और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, लेने दें इन्हें। क्योंकि कल जिस तरीके से रिपब्लिकनों ने, जिस तरीके से वर्जीनिया में गवर्नरशिप का इलेक्शन जिसमें ये लूज किया है, इन्होंने लिखा जा चुका है, इनकी शिकस्त इनके सामने आ रही है। 8 महीनों में ये लूज कर रहे हैं ग्राउंड सारा अपना। आप नहीं ये समझते सियासी हैं कि सर्कस जिस के अलावा तरह कुछ भी से नहीं। ये तहकीकात करने की बात की जा रही है, ये पेपर्स डिमांड किए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी उल्टा बाइडेन इंतज़ामिया जो है उसको नुकसान हो रहा है, उसके वोटर्स कम हो रहे हैं, उसके सपोर्टर्स कम हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से अभी ये दलाइल दिए जा रहे हैं, या जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से जिस तरह से बातें की जा रही हैं, इससे ट्रंप के सियासी करियर को भी कोई नुकसान है? नहीं समझते आप ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। अब मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नाम से इतने खाइफ हैं कि बाइडेन साहब वर्जीनिया में अपने गवर्नर के कैंडिडेट को सपोर्ट करने गए हैं, बजाय उसका नाम लेने के पूरी स्पीच में इन्होंने कुछ 40 दफा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है। इस जो वर्जीनिया गवर्नरशिप का इलेक्शन था, वहां पे बाइडेन साहब मुसलसल जाते रहे हैं, बराक ओबामा वहां पे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गए हैं। इस वक्त हालात ये हैं, कौम जिस तरीके से अफगानिस्तान से शर्मिंदगी और मायूसी के साथ निकली है, जिस तरीके से इस वक्त बॉर्डर पे लोगों, बॉर्डर खुले हैं, हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर बंद है, सदर्न बॉर्डर खुला है, लोग इस वक्त देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात क्या है। सोशलिस्ट एजेंडा फुल फ्री फॉल पे चल रहा है इस वक्त। लोगों को इकॉनमी डूबती नजर आ रही है, लोग सोशलिज्म के लिए तैयार नहीं है, स्कूलों के अंदर रेप हो रहे हैं और इनको ये छुपा रहे हैं। वर्जीनिया में इनके हारने की सबसे बड़ी वजह इनकी एजुकेशन पॉलिसी थी कि वहां पे बाथरूम इन्होंने जेंडर न्यूट्रल बाथरूम किए, वहां पे लड़कियों के रेप हो रहे थे बाथरूमों में, स्कूलों में, और वो छुपा रहे थे ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह की पॉलिसीज जो है, अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर अगर वो ये चीजें छुपा रहे हैं साजिद तारड़ साहब, तो आप इन चीजों को हाईलाइट करें। आप अपनी चीजें ना छुपाएं, उनको अपनी चीजें ना छुपाने दें। देखिए, हाईलाइट किए तभी तो हारे इलेक्शन, वो हाईलाइट किए तभी तो हारा ना उनका कैंडिडेट। हाईलाइट मजीद कर रहे हैं। आप देखेंगे 2020 में 30 से 40 कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। 2040 में आप टैक्स पॉलिसीज को लेके कुछ इश्यूज थे, लोग वहाँ के खुश नहीं थे, कोविड के बाद जो सिचुएशन हुई है उसको लेके कुछ मामलात थे, वहाँ अपनी रियासत के अंदर कुछ इश्यूज थे। वो उससे ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि पूरे अमेरिका के अंदर ही बाइडेन इंतजामिया जो है, या जो बाइडेन है, उनकी कोई मकबूलियत में कमी हुई है। देखिए, तो अब उनकी देख लो 30% उनका ग्राफ चल रहा है इस वक्त। अफगानिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने किया, आप क्या ख्याल है कौन जिम्मेदार है? किसी एक बंदे ने रिजाइन दिया, किसी एक बंदे को निकाला गया, किसी ने आज तक अफगानिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है? तो ये एक चीज नहीं है, पूरा अमेरिका नीचे जा रहा है। आपके क्या ख्याल में अगर सोचा जाए तो अमेरिका तैयार है सोशलिज्म के लिए? और आपके क्या ख्याल में सोचने
सॉरी साजिद तारिक साहब, आपकी बात काट रही हूँ, कथा कलामी के लिए माजरत। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना पूरा हमें एक सेशन रखना पड़ेगा, पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये जो आप इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो आपने बात की है ना कि किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया उन चीज़ों की, अफगानिस्तान को लेकर जो कुछ हुआ है, तो बाइडन तो बराह रास्त कहते हैं, साफ कहते हैं कि जी ट्रंप ने ये फैसला किया था, मुझे तो बस उस पर अमल करना था, मुझे ना घसीटें, मेरा नाम ना लें, ट्रंप जिम्मेदार है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हर चीज की डेट चेंज की तो डेट चेंज कर लेते। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वहां से बटग्राम बेस रखना चाहते थे, वो तो अपने टर्म्स के ऊपर इनखला चाहते थे, वो वहां से इस तरीके से दुम छुपा के भागना तो नहीं चाहते थे। उन्होंने कई दफा कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी किसी रोज आप फिर से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी कहूंगी कि फिर इस मुद्दे को हमें डिस्कस करना चाहिए ना, फिर कुछ और लोगों को भी लेते हैं, रिपब्लिकन की जानिब से भी हों, डेमोक्रेट्स की जानिब से भी हों, तो इसी प्रोग्राम में हम एक बहस कर लेते हैं कि कौन जिम्मेदार है। क्योंकि ट्रंप तो जो डेट दे चुके थे, उसके बाद तालिबान ने भी कह दिया था कि नहीं जी अब ये अनाउंस है, ये हो चुका है, तो आपको तो निकालना है अपने लोगों को। तो फिर बाइडन उसमें क्या कर सकते थे? ये चले बाइडन के जो लोग होंगे उनसे भी हम, जी साजिद साहब, का फर्क था, इनकला का फर्क था। इनकलाब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी टर्म्स पे निकलना चाहते थे, ये बिल्कुल हर चीज फेंक के भागे वहां से। ये दो इनकलाब में फर्क था। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि वो बागराम बेस रखना चाहते थे, वो जो एयर सपोर्ट है वो सबसे आखिर में बंद करना चाहते थे, इन्होंने एयर सपोर्ट सबसे पहले बंद की है। वो इनकलाब में बड़ा फर्क था। अपनी टर्म्स पे निकलना और होता है, वहां से रात के अंधेरे में भागना। इस पे बात होगी साजिद तारिक साहब, आपसे ही डन हो गया। हम इस पे प्रोग्राम कर रहे होंगे, अफगानिस्तान में कौन जिम्मेदार कौन नहीं, पूरी दुनिया पे वैसे तो इस पे बहस हुई है, हम भी बड़े प्रोग्राम्स करते रहे, लेकिन आप जो मामलात सामने रख रहे हैं उस पे हमें उनका डेमोक्रेट्स का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए, जानना चाहिए इस बारे में क्या वहाँ पे बहस चली है। लेकिन फिलहाल तो आपसे 6 जनवरी के हवाले से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। लेट्स सी आप लोग देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट ने तो कह दिया है कि जी इनको फराहम किया जाना चाहिए, ये कागजात जारी किए जाने चाहिए। हम मामले पर नज़र रखे हुए हैं। दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। साजिद तारिक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी नाज़रीन, अभी साजिद तारिक साहब ये फरमा रहे थे कि ट्रंप तो अनाउंस कर चुके थे, चलें उस पर अगर बाइडन को अमल करना ही करना था तो हिकमत अमली थोड़ी चेंज की जा सकती थी। अफगानिस्तान से अफवाज निकालने के लिए इतना कम जो टाइम रह गया था, जो लिमिटेड टाइम रह गया था, उसके अंदर बाइडन क्या चेंज कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, ये एक अलग बहस है। इस पर यकीनन हम किसी न किसी प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। लेकिन ये जो कुछ किया गया है, चाहे उसकी जिम्मेदार ट्रंप हैं या चाहे उसकी जिम्मेदार बाइडन है, उससे अफगानिस्तान में जो पैदा होने वाला बहरान है, जो माशी बदहाली है, अब उससे निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाह गज़ीन की जानिब से यहाँ बेघर अफराद को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए इमदादी सामान भेजा गया है। एक तैयारा काबुल पहुँचा है, जबकि 2 मज़ीद तैयारे रवा माह पहुँचने की तवक्को है। आप जानते हैं यह मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है, प्रॉब्लम्स मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए जगह नहीं है, मौसम शदीद सर्द है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सामान कहाँ तक कितना हेल्प आउट कर पाएगा इन लोगों को, इस पर भी बात करेंगे। मज़ीद किस तरह सूरत हाल समझ लगती है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले एक पैकेज देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में इसी पर बात करने के लिए, हमारे साथ रहिए। अफगानिस्तान में बेघर हुए अफराद और जख्मियों में जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के लिए हाई कमिश्नर की तरफ से 33 टन सामान लेकर एक तैयारा काबुल पहुंच गया है। इस इमदादी सामान में बेघर अफराद को सर्दी की शिद्दत से महफूज करने के लिए जरूरी अशिया मौजूद है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान में घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आने वाली इमदाद को चार्टर्ड तैयारे के जरिए काबुल भेजा गया है। इस सामान में गर्म बिस्तर और फर्श को गर्म रखने के लिए खुसूसी किट्स मौजूद हैं और ये खेमों में रहायश पजीर लोगों में तकसीम की जाएंगी ताकि वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रह सकें। तफसीलात के मुताबिक इमदादी सामान के मजीद 2 तैयारे रवां हफ्ते काबुल पहुँचने का इम्कान है। अफगानिस्तान के लिए UNHCR की सीनियर कोऑर्डिनेटर तकेशी मुरियामा का कहना है कि यहाँ सर्द मौसम के आते ही हालात संगीन हो रहे हैं। दर्जा हिरारत नुक्ता इंजमात तक यहाँ गिर जाता है, इसीलिए हमें लोगों को जल्द से जल्द इमदाद फराहम करने की अशद जरूरत है, वरना यहाँ बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। UNHCR के आदादोशुमार के मुताबिक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में 50,000 के करीब लोग बेघर होकर कैंपों और खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी अक्सरियत काबुल के कुर्ब जवार में मुहाजिरीन की शक्ल में रह रहे हैं और मौसम सरमा की शिद्दत इनके मसाइल में मजीद इजाफा कर रही है। मगरबी ताकतों की हिमायत से बनने वाली हुकूमत के खात्मे के 2 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीनों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान की निस्फ आबादी को मौजूदा सूरत हाल में इमदाद की जरूरत है।
अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, तिब्बी इमदाद हो, खुराक हो, कंबल हो, कुछ भी, ये तमाम मदद जो है ये की जानी चाहिए। बहुत सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन की जानिब से मदद फराम की गई है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, तुर्की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, रूस सोच रहा है, चाइना मदद करने का सोच रहा है, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर पहले हम साजिद तारड़ साहब से बात कर रहे थे, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप ज़िम्मेदार हैं। बाइडन तो हाथ खड़े कर देते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो ज़िम्मेदार हूँ ही नहीं। बहरहाल जी, असल ज़िम्मेदार कौन है और अब सूरत हाल संभल कैसे सकती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने स्टूडियो में मदु किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद उस्मान अयूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान अयूब साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत आसमा। आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। उस्मान अयूब साहब, पहले तो ज़रा ये कि अफ़गानिस्तान में ये जो माशी ज़बू हाली है इसका ज़िम्मेदार कौन है। मैं देख रही थी कि जब साजिद तारड़ साहब से मैं बात कर रही थी, उनसे बहस हो रही थी, आप तब स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके थे। क्या वाकई सूरत हाल यही है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, बाइडन को फॉलो करना था, तब्दीलियाँ की जा सकती थी, तब्दीलियाँ नहीं की गई, या फिर आप समझते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो थी उस वक्त वो ज़िम्मेदार थी, या आप ये समझते हैं कि अब जो तालिबान आ गए ये ज़िम्मेदार हैं ज़बू हाली के? देखें आसमा, इस बात को बड़ी जो है ना डिटेल में समझने की ज़रूरत है। आपके सवाल के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जो अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो पिछले 100-150 साल से उनके अंदर आप समझें कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्राइबल सिस्टम मौजूद है, और वो जो ट्राइबल सिस्टम है बेसिकली वो खुद से ही आपको अंदाज़ा है कि पहले एक किंगडम और फिर दूसरा किंगडम, और वो आपस में ही बेसिकली लड़ते रहते थे। उसके बाद लेकिन जब भी ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल ताकतें उन पर आकर चढ़ दौड़ी तो वो आपस में मुत्तहद हो जाते हैं और फिर वो मुत्तहद होकर मिलकर के मुकाबला करते हैं। और इंटरनेशनल ताकतों के अंदर पहले USSR और उसके बाद वेस्टर्न कुव्वतें जो लेड बाय अमेरिका थी वो उनके अंदर आकर, आपको पता है कि वो उन्होंने आकर जो हाल किया है अफ़गानिस्तान का वो सारी दुनिया के सामने है। और उसमें उनके मफादात क्या थे, बेसिकली वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड कायम करना चाहते थे जिससे वो बेसिकली कंटेन करना चाहता था USA, चाइना को और जो रशिया को। तो ऑफ कोर्स इसमें जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान खुद भी ज़िम्मेदार है, उनके इंटरनल ट्राइबल सिस्टम भी ज़िम्मेदार है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर इसमें वेस्टर्न कुव्वतें वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, ज़िम्मेदार कौन है इसका तयन तो चले आने वाला वक्त भी बहुत इसको वाज़ेह कर देगा। अभी भी कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। जब रूस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कौन शिरकत नहीं करता है, कौन नहीं करता है, ये भी सारी चीज़ें सबके सामने। लेकिन अब ज़िम्मेदार की बात को छोड़ के अब हम ज़िम्मेदारी की बात कर लेते हैं। कुछ उस्मान साहब फरमाइएगा कि अब ज़िम्मेदारी किसकी बनती है कि अफ़गानिस्तान को इस बहरान से निकाला जाए, ज़बूहाली से निकाला जाए, वहाँ लोगों की मदद की जाए, बच्चों का कुछ पूछा जाए, कुछ ख़वातीन की मदद की जाए। अब किसकी ज़िम्मेदारी है? देखें, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल सही तरीके के साथ प्ले करना पड़ेगा इसके अंदर, और आलमी ताकतों की ज़िम्मेदारी भी बनती है जिन्होंने इसको इस हाल में पहुँचाया और वो ही अब इसको निकालें भी। और अभी भी आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें आप देख सकती हैं कि UK, फ्रांस, अमेरिका, तो ऑफकोर्स उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है जिन्होंने इस हाल तक अफगानिस्तान को पहुंचाया और अब आके इसको निकालें भी। ठीक है, आप भी समझते हैं कि चलें दूर जो ममालिक बैठे हैं वो आके निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत नहीं करेंगे, ये बात का मुद्दा है। लेकिन अभी जो इस खत्ते के अंदर ममालिक हैं, अगर वो अपना इकट्ठ बना लें, मुश्तरका तौर पर को लाहे अमल अपना लें, उसमें चाइना है, रूस है, तुर्की है, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं जो मदद करना चाहते हैं, सिर्फ यही ममालिक नहीं हैं, तो अगर यही सारे ममालिक मिल जाएं तो आपको लगता है कि किसी न किसी हद तक अफ़गानिस्तान को इस सिचुएशन से निकाला जा सकता है? और आपके इल्म में क्या है कि कुछ ना कुछ ये ममालिक कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी फौरी तौर पर तो कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी बड़ी बैठक होती हुई तो हमारे सामने नहीं हमें दिखाई दे रही। देखें आसमा, ऑलरेडी जो इलाकाई जो जितने भी उनके साथी हैं वो सारे उनकी ऑलरेडी तो मदद कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। आज ही आपने देखा होगा कि जो वीट की एक्सपोर्ट है उसकी भी इजाज़त इन्होंने उसको दे दी हुई है। और आपको पता भी है कि यहाँ पर जो एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें चाइना और जो आपने भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का नाम दिया, ये तो ऑलरेडी उनकी मदद को, और अब तुर्की भी इसमें पेश है, चाइना भी है, और जो बाकी अपना रशिया भी इनकी मदद के लिए, और पाकिस्तान तो हमेशा उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है, उनकी मदद कर भी रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान अयूब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि किस तरह से पहले तो ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है और उसके बाद अभी जो सिचुएशन है उससे निकालने के लिए दीगर ममालिक जो हैं खत्ते के वो क्या कर सकते हैं और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा सॉरी उस्मान साहब, अभी चूँकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें तालिबान पर डाल दी जाएँ कि नहीं जी अब चूँकि आपने यहाँ की हुकूमत संभाली है, सरकार संभाली है, तो अब आप खुद से कुछ करें,
तो वो इस पोजीशन में हैं कि खुद से कुछ कर पाएँ, इस बहरान पर काबू पा पाएँ, वक्ती तौर पे सही? देखें आसमा, इसमें भी अब दो हिस्से हैं बेसिकली। देखें आलमी ताकतें इस वक्त भी पहले तालिबान का जो बिहेवियर है बेसिकली, जो जिस तरीके के साथ वो मुल्क को गवर्न करेंगे, इसको बड़े मतलब कीनली वो वॉच कर रहे हैं। वो बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि तालिबान अब किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और यकीनन आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि तालिबान अभी इस तरह से मुआशी तौर के ऊपर तो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि इलाकाई ताकतें भी और जो बाकी जो दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अगर उनकी मदद को ना आए तो वो अकेले से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप देख भी सकती हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस सिलसिले में उनकी बड़ी मदद कर भी रहा है। अब जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं वो तो फ़िलहाल उन्हें देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो ख़वातीन के साथ कैसा सलूक करते हैं, वो बाकी चीज़ों की तरफ जो दुनिया उनको बहुत तरीके से वॉच कर रही है। हो सकता है बाद में उनकी मदद को आप भी जाएँ, बट एज़ ऑफ नाउ तो दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। थोड़ा इलाकाई जो हमारे नहीं, इनके तो करीब के मुल्क हैं वो उस्मान ही उनकी मदद कर साहब, रहे हैं। इस पे आप क्या समझते हैं कि इन तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया जाना, इसका कितना बड़ा किरदार है इस बहरान के अंदर? अगर कुछ ममालिक तस्लीम कर लेते हैं, तालिबान हुकूमत को मान लेते हैं, तो मामला डिफरेंट हो सकते हैं ना उस्मान साहब? देखें बिल्कुल मामला डिफरेंट हो सकता है। और आप देखें, आप इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि जो तालिबान पहले थे और जो तालिबान अब हैं, उनके बिहेवियर में आपने बहुत साफ फ़र्क देखा होगा। और दुनिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो तालिबान नहीं है, ये बेसिकली अब बहुत एक मुख्तलिफ किस्म के तालिबान आपके सामने आए हैं जो ख़वातीन को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो एजुकेशन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, जो दुनिया के साथ मिल कर के अफ़गानिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया घबराई हुई है, बेसिकली वो उसी तरीके से अभी भी इनको देख रही है और इसीलिए वो सबसे पहले उनके बिहेवियर्स को देखना चाह रही है कि ये पहले कैसे परफॉर्म करेंगे या किस तरीके के साथ अपना बिहेवियर सामने लेकर आते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि तालिबान की अपनी भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा साबित कर दें कि हम वो नहीं है जो पहले थे। और अब हम इंशाल्लाह आपको कुछ करके दिखाएंगे ताकि दुनिया फिर उनकी मदद को आए। और बाकी मैं समझता हूँ कि इलाकाई ताकतें उनकी, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक और तरीके के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, उनकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि अभी तालिबान को ये साबित भी करना होगा, जो बात वो खुद कर रहे हैं या जो बात जैसे आप जैसे तज्जियाकार भी कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तालिबान है, तो इसको सिर्फ कहने से दुनिया नहीं मान लेगी, बल्कि इसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इक़दामात करना होंगे, चाहे वो ख़वातीन को लेकर हैं या अक़लियतों को जो वहाँ पर मौजूद है उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हैं। तो शायद इक़दामात करने के बाद दुनिया का जो रवैया है वो कुछ तब्दील हो, और उस तब्दीली के बाद ही अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल भी तब्दील हो सकती है जो भी मईशत को लेकर हो रही है। बहरहाल मोहम्मद उस्मान अयूब साहब, आप सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में मौजूद रहने के लिए। मोहम्मद उस्मान अयूब साहब का तज्जिया आप सुन रहे थे। फरमाना उनका यही है कि जी अगर तमाम मुल्क मिल बैठे हैं, सिर्फ इस खत्ते के ही जो कुछ बड़े ममालिक हैं, तो अफ़गानिस्तान के मसाइल को बड़ी हद तक हल किया जा सकता है। इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है कि इस मिल बैठने में दिक्कत क्या है, इतना इंतज़ार क्यों किया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो गंभीर होती चली जा रही है। हर गुज़रता दिन नहीं बल्कि हर गुज़रता लम्हा जो है अफ़गानिस्तान में वो बहुत भारी है, बहुत सारे लोगों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए। तो इस सिचुएशन को खासा सीरियस लिया जाना चाहिए। बहरहाल जी, रूस की बात कर लेते हैं। ख़बर हमारे पास यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि 2022 में रूसी बहरिया को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से आरास्ता किया जाएगा। रूसी सदर का कहना था कि मज़कूरा मिसाइल के तजुर्बात मुकम्मल होने के करीब हैं और रूसी बहरिया को उसकी फराहमी अगले साल शुरू कर दी जाएगी। रूसी सदर की जानिब से सैलान को मॉस्को की वाशिंगटन से असलहे के दौर में शामिल होने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और रूस भी अमेरिका और दीगर ममालिक की तरह जदीद और वसी रेंज वाले हथियारों की तैयारी में मसरूफ़ दिखाई देता है। नाज़रीन, रूस ने गुज़श्ता माह ज़िरकॉन क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बे करने का ऐलान किया था। रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि अब ये इंतहाई अहम और ज़रूरी हो चुका है कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हाइपरसोनिक हथियारों का निज़ाम तश्कील दिया जाए जो इंतहाई ताकतवर है। पुतिन का कहना यह भी था कि ये निज़ाम लेज़र और रोबोट्स के साथ अस्करी खित्ते को निमटने के लिए मौसर होगा, अस्करी जो ख़तरात मौजूद हैं उनसे निमटने के लिए। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि रूसी सदर के इस मौके पर कहना ये भी था कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे मुल्क के दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। बताया उन्होंने ये भी कि तजुर्बे के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल ने ज़मीन और पानी में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। रूस ने आबदूस से इस मिसाइल का लॉन्च करके कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल जो है आवाज़ की रफ्तार से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ है नाज़रीन, और ये 1 घंटे में 6200 किलोमीटर सफ़र कर सकता है। अमरीकी वज़ारत दिफा ने गुज़श्ता महीने अपने दिफा कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा था कि हाइपरसोनिक जो हथियार है उनकी पैदावारी लागत कम करें, क्योंकि इस एक मिसाइल की तैयारी पर करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं। और इसी साल सितंबर में शिमाली कोरिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए बड़ी ताकतों की जानिब से, लेकिन अभी
हम ये देख रहे हैं कि जी रूस ने ये तजुर्बा कर लिया और कहा ये कि हमारे जो बहरिया है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। बहरहाल जी आज के प्रोग्राम का वक्त जो है हमारा वो ख़त्म हुआ है। बहुत सारे आम टॉपिक्स जो हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से हमने आपसे शेयर किए हैं, आपको उनसे आगाह किया है। कल रात हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे ठीक 11 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।